नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 माइनर पेपर हिस्ट्री का यूनिट वाइज अच्छी तरह से हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो भी आपको माइनर पेपर हिस्ट्री में पढ़ना है उसको हम लोग एकदम पॉइंट वाइज अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे ताकि आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। देखिए, सबसे पहले माइनर पेपर हिस्ट्री में आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है। 1907 से लेकर के 1950 ईस्वी तक के इतिहास को पढ़ना है, ठीक है। और एग्ज़ाम आपका कितना होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें जितने भी कोर्स कंटेंट दिया हुआ है यूनिट वाइज हम लोग अच्छी तरह से एकदम अच्छी तरह से देखेंगे, तो वीडियो को मिस मत करिएगा, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक एक मार्क्स वाले प्रश्न को देख लेते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जाएंगे। देखिए, पहला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट? मतलब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा 1757 में। कब हुआ था? 1757 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 को प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला यहाँ पर दिया हुआ है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हु स्टार्टेड द अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, थियोरोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अमेरिका में हुई थी, पर भारत में इसे एनी बेसेंट ने लोकप्रिय बनाया था। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, मतलब कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। और जो एनी बेसेंट है, यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, अगला यहाँ पर दिया हुआ है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुई थी? तो 1857 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुई थी? 1857 में। आप लोगों को पता होगा 10 मई 1857 को मेरठ से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। अगला देखते हैं हम लोग, अगला यहाँ पर दिया हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को, ठीक है। 28 दिसंबर को हुआ था, लेकिन 1885 भी रहेगा तो आप लोग समझ में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हु वाज द फाइट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। और यहाँ पर यदि पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ठीक है। और एक और है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन सभी पॉइंटों को आप लोग। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हु वाज द रूलर ऑफ मैसूर बिफोर टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान से पहले मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली। टीपू सुल्तान से पहले मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। कब किया था? 1905 में। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, 1905 में। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। जो स्वामी विवेकानंद है, आप लोग जानते हुए युवाओं के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? परमहंस। क्या था? परमहंस इसको। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, और उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 26 जनवरी 1950 को। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं यार, भारत गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। मतलब भारत में संविधान कब लागू हुआ था, कब गणराज्य बना, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को।
ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भारत का संविधान था, ठीक है, कब अंगीकृत हुआ, तो कब अंगीकृत हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो यहाँ पर भारत गणराज्य कब बना, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय रियासतों का एकीकरण किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय रियासतों का एकीकरण किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आप लोगों को पता होगा भारत के सभी राज्यों को, मतलब पहले अंग्रेजों के टाइम में सब टूट गया था, ठीक है, तो इसको जोड़ने का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन्हीं के नाम पर नर्मदा नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा स्टेडियम बनाया गया है, ठीक है, 182 मीटर है इसकी ऊंचाई। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, द्वितीय मराठा युद्ध कब हुआ था। द्वितीय मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1803 ईस्वी में। द्वितीय मराठा युद्ध कब हुआ था, 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 1905 में बंगाल के नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और इसी के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी INA, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में INA यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की गई थी। इसे हिंदी में आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कहाँ किया गया था, सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारा दिया हुआ है, हाउ मैनी मेंबर्स वेयर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 389, ठीक है। संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था, 1 नंबर वाला। अब हम लोग चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर 5 मार्क्स वाले प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आप लोग देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, प्लासी युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो प्लासी युद्ध को हम लोग देखते हैं। देखिए, जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। किनके बीच में हुआ था, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, ठीक है, उसने क्या किया था, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था और अंग्रेजों को साथ दे दिया था, जिसके चलते से जो सिराजुद्दौला का सेना होता है ज़्यादा होने के बावजूद भी हार जाता है और जो अंग्रेज होते हुए जीत जाते हैं और अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, बंगाल पर अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया जाता है। और बंगाल ही ऐसा पहला मतलब राज्य था या एक ऐसा जगह था जहां अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला उपनिवेश स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, अपने से भी आप लोग लिख सकते हैं, यही भी यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बक्सर के युद्ध का क्या महत्व था, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध क्या था, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय, ये 3 मैन थे, ठीक है। इनके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया था। इसमें आगे बताया गया है, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद संधि हुई, जिसमें उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। देखो, जो 1757, ठीक है, 1757 का जो प्लासी का युद्ध था उसमें अंग्रेजों ने केवल बंगाल पर कब्जा किया था, लेकिन 1764 के बाद जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उन्हें और 2-3 राज्य मिल गया, जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से वे लोग धीरे धीरे क्या करते गए, कब्जा करते गए, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्क्राइब द सोशल रिलीजन रिफॉर्म्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। मतलब राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक धार्मिक सुधारों का वर्णन करें। तो इसको लिखना कैसे है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा लिखने का। यहाँ पर लिखा हुआ है, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध में आवाज़ उठाई। उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और नारी अधिकारों को बढ़ावा दिया। उनकी सोच ने भारतीय समाज में आधुनिकता और तर्कशीलता को जन्म दिया। देखिए आप लोग यहाँ पर समझिए, सबसे पहले जो राजा राम मोहन रॉय थे, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। इनका समाज के सुधार में बहुत बड़ा योगदान है, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, इसमें मतलब इन कुरीतियों को इन्होंने मतलब कम करने में, ठीक है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इसको लिखना कैसे, यदि लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग लिखिएगा, राजा राम मोहन राय की उपलब्धियों का वर्णन करें या फिर राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधार कौन कौन से किए थे बताएं। तो आपको लिख देना है मतलब कुछ परिचय आपको दे देना है, यही दे देना है। उसके बाद पॉइंट आपको बनाना है, जैसे पहला में आप लोग सती प्रथा लिख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट आप लोग बाल विवाह बना दीजिए, तीसरा बहु विवाह बना दीजिए, उसके बाद शिक्षा लिख दीजिए, विज्ञान लिख दीजिए,
नारी अधिकारों की मांग लिख दीजिए। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट बन जाएगा और प्रत्येक पॉइंट में आपको कम से कम, ठीक है, 7 से 8 लाइन लिख देना है, ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट लेना है और 1 पेज आप भर दीजिए। इतना लिख दीजिएगा ना तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। इसी टाइप से हम लोग भी लिखते हैं, ठीक है, जब भी मतलब एग्ज़ाम होता है तो इसी टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। अपने टाइम में भी इस तरह से बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं राजा राम मोहन राय के सुधारों के बारे में। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय समाज में आर्य समाज की भूमिका क्या थी? मतलब जो भारत है, ठीक है, भारतीय समाज में आर्य समाज की क्या भूमिका है उसको देखिए आप लोग। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। उन्होंने वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया, जातिवाद, मूर्ति पूजा तथा अंधविश्वास का विरोध किया। आर्य समाज ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। उन्होंने वेदों की ओर लौटो, ठीक है, ऐसा नारा दिया था। साथ ही साथ जातिवाद, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, इन सभी को क्या किया उन्होंने, मतलब विरोध किया, और समाज में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय चेतना, इन सभी का प्रसार किया, ठीक है। इनको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ आंदोलन पर क्या लिखना है आपको? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखिए यहाँ पर आप लोग, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने 1857 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। इस आंदोलन ने मुस्लिम समाज में जागरूकता और सुधार लाया। तो अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था, इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है। इसने क्या किया था? 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना है, ठीक है। तो समझ गए होंगे अलीगढ़ आंदोलन पर आप लोग, ठीक है। मतलब इसी तरह से आपको लिखना है, थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ लीजिएगा अपने से। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद का योगदान लिखिए। तो इनके बारे में कुछ लिखें या ना लिखें, लेकिन स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भरता, सेवा, राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। शिकागो धर्म संसद में उनके भाषण ने भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान बनाई। तो जो स्वामी विवेकानंद है, युवाओं के प्रमुख प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने खेल के प्रति बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो भी युवा थे, ठीक है, उन्हें आत्मनिर्भर, सेवा, राष्ट्र प्रेम, ये सभी संदेश दिए हैं। उनका एक भाषण है शिकागो में, अमेरिका में, जो काफ़ी प्रचलित है, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं स्वामी विवेकानंद के योगदान के बारे में। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सप्लेन द 1877 रिवोल्ट, सॉरी 1817 क्या बोल देते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक्सप्लेन द 1857 रिवोल्ट, मैंने 1857 के विद्रोह की व्याख्या करना है। तो आप लोग ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, तो इसके बारे में आप लोग लिख ही लेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग, 1857 का विद्रोह भारतीय सैनिकों द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में पहला संगठित विद्रोह था। इसकी शुरुआत मेरठ से हुई और जल्द ही यह दिल्ली, कानपुर, झांसी और लखनऊ तक फैल गया। यद्यपि यह असफल रहा, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। तो 1857 के विद्रोह क्यों हुआ था, ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हो कि इसमें जो था ना, एक चर्बी वाला कारतूस था, जिसके कारण से जो ये विद्रोह था बहुत फैल गया था। इसमें गाय और सूअर की चर्बी मिला हुआ था, ऐसा मतलब अफवाह फैला था। तो इसके बारे में बहुत सारे कारण हैं, धार्मिक कारण है, राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे भारतीयों को तंग किया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन क्या था? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें क्या हुआ था, मतलब गांधी जी के द्वारा बताया गया था कि जितने भी अंग्रेज हैं, ठीक है, उनका सहयोग नहीं करना है, उनका असहयोग करो। इसी उद्देश्य से मतलब असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा जितने भी मतलब उन्हें पदवी दिया गया था, जो भी उन्हें मतलब सम्मान मिला था, ठीक है, उसको सबको वापस दे देना था और स्वदेश को बढ़ा देना था, ठीक है, विदेशी कपड़ों को त्याग करना था, यही सब इसका उद्देश्य था। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। इसमें गांधी के नेतृत्व में, ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में इसका मतलब आंदोलन का शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के विरुद्ध शांतिपूर्ण असहयोग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। लोगों ने सरकारी स्कूल, दफ्तर और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन पर क्या लिखना है आपको? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इनको देखिए, इसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। इस आंदोलन में सबसे पहले गांधी जी ने करो या मरो की नारा दिया और संपूर्ण राष्ट्र में एक क्रांतिकारी ला दिया, ठीक है। और इसी आंदोलन के चलते देश को क्या हुआ, एक तरह से आज़ादी मिलने में सहायता हुई, ठीक है। तो समझ गए होंगे, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो यहाँ देखिए आप लोग, संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ था। इसका कार्य भारत का संविधान तैयार करना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बन गया। तो भारतीय संविधान सभा के बारे में आप लोग लिख ही सकते हैं। भारतीय संविधान सभा जो था दिसंबर 1946 में इसका मतलब गठन किया गया था। ठीक है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके अध्यक्ष, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हो गया था। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान बनने में मतलब जो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, इतना आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो लिख ही सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर औरंगजेब। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन, मतलब जो है ना, क्वेश्चन किस तरह से आएगा जानते हैं? मतलब औरंगजेब, ठीक है, मतलब मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में बताएं, इसका प्रमुख कारण क्या था, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। या औरंगजेब मुगल साम्राज्य के पतन का मतलब इसमें इसका प्रमुख योगदान था, बताएं। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर औरंगजेब। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से आएगा, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बताएं, कौन कौन से कारण थे जिसके चलते मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, या फिर मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब सबसे बड़ा उत्तरदायी था, बताएं। इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा क्योंकि वीडियो पहले से ही लंबा हो गया है। क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ और मेन टॉपिक बता देता हूँ, एग्जाम में आपको ज़्यादा मतलब रहेगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग, तो औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो उत्तर देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के मतलब ईस्वी में हो गया। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल शासन अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु औरंगजेब के बाद राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारणों ने इसे क्या कर दिया, खोखला कर दिया और इसका पतन हो गया। ठीक है, इसमें औरंगजेब सबसे बड़ा मतलब ये निर्दयी था। ठीक है, एक तरह से सबसे बड़ा इसका योगदान रहा है, और ये अच्छी तरह से चलाता ही तो और दिनों तक चलता है। लेकिन क्या करें, जिसका उदय हुआ उसका विनाश भी होना है। देखिए आप लोग, तो मुगल साम्राज्य के पतन के कौन कौन कारण यहाँ पर देखिए आप लोग। पहला, उत्तराधिकारी के युद्ध, मतलब जो थे ना जो मुगल था, इसमें आपसी अपने अपने लड़ाई होने लगता था। गद्दी प्राप्त करने के लिए इसके अपने अपने भाई क्या लगने लगते थे, लड़ाई करने लगते थे। अपने पिता की हत्या कर देता था, जेल में बंद कर देता था। इस तरह से क्या होने लगता था, लड़ाई होने लगता था। तो उत्तराधिकारी का युद्ध होता था, मतलब एक निश्चित उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया, जिसके कारण से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, गद्दी के लिए ये लोग संघर्ष करते रहते थे। अगला है प्रांतीय विरोध। प्रांतीय विरोध करने का मतलब क्या है, राज्य में छोटे मोटे लगभग विद्रोह होते रहते थे। जैसे शिवाजी भी इनके टाइम के थे। ठीक है, तो छोटे छोटे विद्रोह होते रहते थे। ठीक है, जैसे मराठा हो गया, जाट हो गया, सिख हो गए, तो ये सभी छोटे छोटे विद्रोह एक दिन क्या कर दिया, मुगल साम्राज्य को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट देखिए, अगला यहाँ पर दिया हुआ प्रशासनिक भ्रष्टाचार और कमजोरी। जो इनके अपने जागीरदार होते थे, ठीक है, मुगल साम्राज्य के, ये धीरे धीरे क्या करने लगे, अपने मतलब एक कब्जा करने लगे कि स्वतंत्र मतलब राजा घोषित करने लगे। या फिर जो भी उनके होते थे जमींदार होते थे, सही तरह से टैक्स नहीं देते थे। इस तरह से प्रशासनिक भ्रष्टाचार और कमजोरी भी क्या हुआ, मुगल साम्राज्य को एक दिन पतन के गर्त में धकेल दिया। आर्थिक संकट, यहाँ देखिए, निरंतर युद्धों ने साम्राज्य के खजाने को खाली कर दिया। व्यापार में यूरोपीय शक्तियों की घुसपैठ ने भारतीय व्यापार को कमजोर कर दिया। भारतीय व्यापार नहीं करना, यहाँ की मतलब जो मुगल साम्राज्य का था ना, लगातार ये लोग खाली मतलब खा रहा था, एक तरह से मतलब उड़ा रहा था पैसा, समझा। मतलब एक तरह से कमाने पर ध्यान नहीं दे रहा था, टैक्स कैसे आए उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, कि लोग अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। तो आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, जिससे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक असहिष्णुता। सभी धर्मों को एक साथ लेकर नहीं चल रहा था। औरंगजेब था यह मुसलमानों का एक कट्टर मतलब अनुयायी था। ठीक है, तो इसके चलते सभी धर्मों को यदि लेकर चलता तो इसका इतना जल्दी पतन नहीं होता। तो सभी धर्मों को सम्मान नहीं मिला था। जो सिख गुरु थे उनको भी मतलब हत्या कर दिया गया था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय शक्तियों का आगमन। औरंगजेब के टाइम में ही क्या होने लगा, अंग्रेजों का आगमन हो चुका था इससे पहले ही। तो बहुत सारे अंग्रेज आए, फ्रांसीसी, डच, ये सभी क्या करने लगे, भारत में आकर के अपना व्यापार करने लगे और धीरे धीरे यहाँ के साम्राज्य को हथिया लिए। तो यूरोपीय शक्तियों के आगमन के चलते भी मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ, इन सभी का नोट्स भी आपको मिल जाएगा, तो उनको आप लोग ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए परिणाम क्या निकला, यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ।
तो मुगल साम्राज्य का विभाजन हो गया, अनेक प्रांतीय राज्य जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद, मराठा संघ आदि स्वतंत्र हो गए। केंद्रीय सत्ता मात्र नाम मात्र का रह गया। अंततः 1857 के बाद जो अंतिम मुगल जो बादशाह था, ठीक है, बहादुर शाह जफर, इसके बाद जो मुगल साम्राज्य होता है समाप्त हो जाता है। ठीक है, निष्कर्ष में मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक कारण से नहीं था, बल्कि राजनीतिक विघटन, प्रशासनिक अक्षमता, आर्थिक कमजोरी और बाहरी आक्रमणों से प्रभाव से भी हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। ठीक है, तो कैसे हुआ स्थापना, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसी के बारे में आपको लिखना है। भारत में ब्रिटिश सत्ता की आखिर स्थापना कैसे हुआ, देखिए यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी। उनका प्रारंभिक उद्देश्य केवल व्यापार करना था, किंतु धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, राजनीतिक में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। अंततः भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार से भारत में क्या हो जाता है, ब्रिटिशों का अधिकार हो जाता है। देखिए, तो ब्रिटिशों को यहाँ पर सत्ता कैसे मिला, कौन कौन से कारण थे यहाँ पर देखिए। पहला, व्यापार में राजनीति की ओर परिवर्तन। मतलब व्यापार से धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, यहाँ की जो राजनीतिक को देख लिया कि यहाँ पर तो ये आपसी लोग भी लड़ रहे हैं, यहाँ पर भाई भाई लड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग लड़ा कर यहाँ का जो साम्राज्य इसको हथिया लें। मतलब फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया था। इससे ये लोग मतलब जल्दी ही क्या होने लगे, सफल हो गए। यहाँ पर आपसी लोगों को लड़वा दिया और राज करने लगे। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ही प्रथम युद्ध था जिसने अंग्रेजों को ये पूरा विश्वास दिला दिया कि अब भारत में पूरी तरह से कब्जा करवा सकता है। ठीक है, यदि वहाँ पर जो मीर जाफर था, ठीक है, सिराजुद्दौला का यदि धोखा नहीं दिया होता तो अंग्रेज उसी रोज क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं और सोचते भी नहीं थे। तो प्लासी का युद्ध इसका प्रमुख कारण था, जिसके चलते से यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुआ। बक्सर का युद्ध भी के चलते बंगाल और बिहार और भी बहुत सारे जो राज्य थे, 3 राज्य था, ठीक है, एक राज्य भूल जा रहे हैं, तो इसके चलते से मतलब पूरी तरह से इनको विश्वास हो गया कि अब हम मतलब पूरी तरह से यहाँ पर राज कर ही लेंगे। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध भी एक प्रमुख कारण था। नेक्स्ट देखिए, सिंधियों और नीतियों का प्रयोग। बहुत सारे मतलब यहाँ पर क्या है, वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस नीति, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति, माने हड़प नीति। ठीक है, उन्होंने अनेक भारतीय रियासतों का विलय कर लिया। हड़प नीति अपनाया था, जो डलहौजी की हड़प नीति थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यह बहुत मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, यदि किसी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसको अपने साम्राज्य में विलय कर लेता था, मिला लेता था। ठीक है, नेक्स्ट है मराठों और सिखों पर विजय। तो यहाँ लिखा हुआ 3 मराठा युद्धों 1775 से 1818 और सिख युद्धों 1845 से 1849 के बाद भारत का अधिकांश भाग अंग्रेजों के अधीन में आ गया। प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण था। अंग्रेजों ने भूमि राजस्व प्रणाली और भी बहुत सारी जो कर प्रणाली थे उन पर अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इसके चलते से ब्रिटिश साम्राज्य क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पर परिणाम है, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा कि ब्रिटिश साम्राज्य का क्या परिणाम पड़ा। तो भारत में ब्रिटिश शासन अस्थायी आधार स्थापित हुआ, मतलब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से फैल गया। नेक्स्ट है पारंपरिक राजनीतिक संरचना नष्ट हुई, आधुनिक प्रशासनिक ढांचा बना, भारत की अर्थव्यवस्था अंग्रेजी पूंजीवाद की अधीन हो गई। जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, क्या हो गया, अंग्रेजों के अधीन हो गया और पूरी तरह से लाचार हो गया, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्ती टैक्स लिया जाता था, नमक तक टैक्स लग गया था, आप लोग पता होगा। देखिए, निष्कर्ष में आपको लिखना है, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना युद्धों, धोखे, सिद्धियों और आर्थिक नीतियों का परिणाम थी। यह भारत के औपनिवेशीकरण की सबसे निर्णायक प्रक्रिया थी, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा एवं दशा दोनों बदल दिया। ठीक है, तो समझ गए होंगे, इस तरह से आपको लिखना है कि किस तरह से मतलब ब्रिटिशों ने भारत में अपना कब्जा किया, किस तरह से अपना साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कैसे किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, यानी कि 1857 के विद्रोह के कौन कौन कारण थे। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बता दे रहा हूं। केवल 1857 के विद्रोह का एक कारण नहीं था, इसमें बहुत सारे कारण थे, जिससे जो भारतीय थे बहुत परेशान हो चुके थे। आर्थिक कारण था, धार्मिक कारण था, राजनीतिक कारण था। ठीक है, तो यही सब ध्यान में आपको रखना है। देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ, बाकी 1857 के बारे में अपने से भी आप लोग लिख सकते हो। देखिए, यहाँ पर 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध पहला संगठित राष्ट्रीय आंदोलन था। तो एक तरह से सैनिक विद्रोह था। ठीक है, सैनिक विद्रोह तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना अत्याचार हो गया था कि सभी लोग परेशान थे इससे। तो इसका प्रमुख कारण क्या था, आप लोग पता होगा, चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिला था, ऐसा एक फैला हुआ था। इसने क्या था, मंगल पांडे के द्वारा सबसे पहला मतलब विद्रोह किया गया था।
क्या था, 10 मई 1857 को मेरठ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1857 के आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे ये आंदोलन बहुत बड़ा विशाल ले लिया। देखिए यहाँ पर राजनीतिक कारण, जिसमें जो डलहौजी की हड़प नीति थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसका सबसे बड़ा योगदान था। यदि किसी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसे अपने राज्य में मिला लेता था। जैसे झांसी हो गया, नागपुर, सतारा और भी बहुत सारे राज्य थे, इस हड़प नीति के द्वारा अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण आप लोगों को पता होगा, किसानों पर बहुत सारा टैक्स दे दिया गया था, ठीक है, व्यापार पर बहुत सारा टैक्स था। तो आर्थिक कारण के चलते भी जो किसान थे, बुनकर थे, व्यापारी थे, सभी अंग्रेजों से नाराज थे। नेक्स्ट है सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था, तो आप लोगों को पता होगा धार्मिक कारण में क्या था कि मतलब ईसाई धर्म के यहाँ पर प्रचार प्रसार हो रहा था, ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध किया जा रहा था, और साथ ही साथ आप लोग पता ही होगा, ठीक है। तो अंग्रेजों ने भारतीय रीति रिवाजों, धर्म में हस्तक्षेप किया। मिशनरियों की गतिविधियों और धार्मिक भावनाओं को आहत हुई। मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था, इस चलते जो भारतीय समाज के बहुत सारे जो लोग थे, ठीक है, इससे नाराज थे। नेक्स्ट है सैनिक कारण। सैनिक कारण आप लोगों को पता होगा, भारतीय सैनिकों को कम वेतन जबकि अंग्रेजों को अधिक वेतन दिया जाता था। नई कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का अफवाह फैला था, जो इसका एक प्रमुख कारण बना, ठीक है। अब विद्रोह का प्रसार यहाँ पर देख लीजिए। तो चलते हम लोग देखते हैं 1857 का विद्रोह आखिर हुआ था कैसे और कैसे बढ़ा। तो 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, फैजाबाद, ग्वालियर आदि में फैल गया। बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने प्रतीकात्मक सम्राट घोषित किया। नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल जैसे वीरों ने नेतृत्व किया। मतलब 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की विद्रोह शुरुआत हुआ था, ठीक है, और यह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, फैजाबाद, ग्वालियर आदि में कई क्षेत्रों में फैल गया। इसका जो बहादुर शाह जो जफर था, ठीक है, मुगल साम्राज्य का अंतिम जो शासक था बहादुर शाह जफर था, तो इसी को मतलब मेन माना गया था, ठीक है। तो समझ गए होंगे इसके बारे में आप लोग। इसी तरह से आपको लिखना है कि नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, ये सभी वीरों ने क्या किया था, योगदान दिया था। अब चलते हैं 1857 के विद्रोह का आखिर परिणाम क्या निकला। तो राजनीतिक परिणाम निकला। 1858 में भारत शासन अधिनियम द्वारा कंपनी की सत्ता समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन की शासन संभाला। मतलब जो था ना 1857 के बाद मतलब जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और उसके सत्ता को छीन करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो है ना एक प्रकार की संस्था थी ब्रिटेन की, उसी को दे दिया गया, ठीक है, और यहाँ पर उसी का शासन चला। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार में क्या हुआ, भारतीय सचिव पद सृजित हुआ। प्रशासनिक सुधार में बहुत सारे सुधार किया गया, मतलब बहुत सारे लोगों को, अधिकारियों को नियुक्त किया जाने लगा। अगला है सैनिक परिवर्तन। सैनिक परिवर्तन में क्या हुआ, भारतीय सैनिकों की संख्या कम करके अंग्रेजों की संख्या बढ़ाई गई। पहले क्या होता था, एक रहता था अंग्रेज सैनिक, ठीक है, और लगभग क्या होता था 5 या 4, ठीक है, पता नहीं हमको, लेकिन लगभग 5 सैनिक क्या होता था, भारतीय होते थे। लेकिन इस विद्रोह के बाद 2 अंग्रेज सैनिक में लगभग 3 भारतीय सैनिकों को रखा जाने लगा, ठीक है। इसी तरह से था, तो उससे डाउट है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय चेतना का जन्म। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया, जो आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बनी। तो विद्रोह के बाद क्या हुआ, लोगों में राष्ट्रीय भावना विकसित हुआ और लोगों को लगने लगा कि चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, आंदोलन करना है, राष्ट्र एकता में रहना है, तभी अंग्रेजों को भगा सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय चेतना का जन्म हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए निष्कर्ष लिखना आपको। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में प्रथम ऐतिहासिक कदम था। यद्यपि यह असफल रहा, किंतु उसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना डाल दी। तो 1857 भले ही असफल रहा कुछ कारणों से, जैसे रोटी और जो कमल का फूल था, सही टाइम पर मतलब यह विद्रोह नहीं हो सका, वरना उसी टाइम में क्या हो सकता है था, मतलब आज़ाद हो जाते हैं हम लोग, अंग्रेज़ों को मतलब पूरा नुकसान होता। तो इस विद्रोह ने भले ही हमें स्वतंत्रता नहीं दिला पाए, लेकिन हमें क्या किया, राष्ट्रीय एकता जरूर डाल दिया, ठीक है, मतलब हमें राष्ट्रीय एकता आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय और विकास पर चर्चा करें। तो क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, लॉन्ग बहुत सारा वीडियो हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रवाद का उदय और विकास पर आपको क्या करना है, चर्चा करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करें। देखिए आप लोग यदि इन सभी का प्रश्न चाहते हैं ना, ठीक है, जो जैसे हो गया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका क्या योगदान था, तो बहुत सारे योगदान है, बहुत सारे आंदोलन किए, उन्हीं आंदोलन के बारे में आपको लिख देना है, ठीक है, तो उनको देख लीजिएगा।
जैसे गांधी जी ने चंपारण आंदोलन 1917 में किया था, खेड़ा आंदोलन किया था, अहमदाबाद मिल हड़ताल किया था, असहयोग आंदोलन किया था, नमक सत्याग्रह किया था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किया था। तो इन्हीं आंदोलन के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। इससे जो भी गांधी जी का योगदान था भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, और आपको नंबर भी अच्छी तरह से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कारण, स्वरूप और परिणाम पर चर्चा करें। असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण थे, इसका स्वरूप क्या था, परिणाम क्या था, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण और परिणाम पर विस्तार से चर्चा करें। इनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत हो गया और हम जंगल आए हैं, ठीक है, जंगल में ही वीडियो बना रहे हैं। कुछ चींचाई का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो घर तरफ थोड़ा हल्ला हो रहा था इसलिए इधर आ गए हैं। देखिए अगला नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के कारणों और परिणामों पर चर्चा करें। तो भारत का विभाजन क्या हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, जिससे पाकिस्तान बना, ठीक है, इसी के बारे में आपको लिखना है। देख लीजिएगा क्या क्या कारण था। तो क्वेश्चन अच्छा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ आपका दिया हुआ है, भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया और उसकी विशेषता पर विस्तार से चर्चा करें। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उनको देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और लास्ट क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करें। इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।